हेलो क्लास, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टॉर्क्स इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें हम कौन कौन से टॉर्क हमारे यूज़ होते हैं उन टॉर्क को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर आप नॉर्मली एक मीटर को समझने की कोशिश करो तो उसमें क्या क्या एक्शन होता है पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास एक इसके अंदर निडल होती है, वो स्टार्टिंग में एक रेस्ट पोजीशन पे होती है। मैंने कहा ये 0 है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी फाइनल वैल्यू है और इस तरीके से इसकी जो है अपनी एक रेंज बनी हुई है। लेके 0 से लेके इसका मूवमेंट यहाँ तक हो रहा है बड़े आराम से, कोई समस्या नहीं हो रही। ठीक है, अब अगर इतना मूवमेंट इसका हो ही रहा है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने इसके अंदर करंट दिया, यहाँ से इसके 2 टर्मिनल निकले हुए हैं, इन दोनों टर्मिनल से यहाँ पे इसके क्रॉस बैटरी लगाई। अभी समझने के लिए मान लेते कि डीसी पे काम कर रहा है, बैटरी लगाई, इसका जो निडल का मोमेंट था वो मोमेंट जो है लेके 0 पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन तक चला गया। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि अगर वोल्टेज कम रहेगी तो बीच में कहीं पर रुकना चाहिए। तो एक फोर्स तो वही लगेगा जो फोर्स इस निडल को मूव करने का लिए काम करेगा। ठीक, दूसरा फोर्स वो लगेगा जो इस निडल को रोकने के लिए काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि रोकने के लिए भी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर किसी चीज़ को रोकना है तो हमें उसके अपोजिट जाके उसको दूसरी तरफ से जो है उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, तो दूसरी तरफ से उसमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तीसरा फोर्स क्या होगा कि देखो, अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो जब भी हम कभी वोल्ट मीटर जो घर में होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर, उसके जो वोल्ट मीटर वाली निडल है उसमें जैसे ही यहाँ से नॉर्मल स्टेट से उसमें जो है सप्लाई आती है, क्या होगा, उसकी जो निडल है वो आके तुरंत 220 वोल्ट या 230 वोल्ट पे नहीं रुकती। वो क्या करती है, वो 0 से उठती है, 230 की जगह 250 पे जाती है, फिर 220 पे आती है, फिर वापस थोड़ी देर ऐसे ही ऑसिलेट करती रहती है। उसके बाद जाके कहीं वो 220 या 225 पे जाके स्टे करती है, स्टेडी स्टेट में जाके पहुंचती है। 1 या 2 सेकंड उसको उतना टाइम लग जाता है। मतलब वो 0 से उठी तो उसमें पहले उसको मोमेंट के लिए मेरा एक टॉर्क लगाना पड़ेगा। उस टॉर्क को कहा जाएगा मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क कहा जाएगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहा जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये वाला टॉर्क जो है, ये वाला जो टॉर्क बल लगा रहा है, ये वाला टॉर्क जो फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स क्या कर रही है, निडल को अपनी रेस्ट पोजीशन से उठा के आगे की तरफ मूवमेंट कराने के लिए काम कर रही है। ठीक है, ऐसे फोर्स जो निडल को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसकी रेस्ट पोजीशन से, उसको क्या कहा जाएगा? डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कि ये निडल जो है उठेगी, उठने के बाद जाके एक जगह पे रुकेगी नहीं, वहाँ पे जाके ऑसिलेट करेगी, वहाँ पे जाके आगे पीछे मूव करती रहेगी और फिर जाके धीरे धीरे वो, मतलब यहाँ से उठी, यहाँ पे जाके पहले ऐसे हुई और फिर कुछ टाइम के बाद जाके वो स्टडी होगी। तो ये जो हमारा इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, कि वो कुछ टाइम के बाद जाके मुझे एक नॉर्मल रीडिंग दे रहा है। तो इतने टाइम जो मेरा मूवमेंट हुआ, इस मूवमेंट को ना वो आगे जाने दे रहा है ना पीछे जाने दे रहा है, लेकिन एक रेंज के अंदर वो ऑसिलेट कराया जा रहा है। उसको कहा जाएगा हमारा क्या कहा जाएगा? डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क क्या कर रहा है कि जो निडल के अंदर ऑसिलेशंस हो रहे हैं, निडल के अंदर जो टू एंड फ्रो, ठीक है, जो आगे पीछे का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उस मूवमेंट को जो है वो डैम्प आउट करने का काम कर रहा है, उसको मिनिमाइज करने का काम कर रहा है। ये है हमारा डैम्पिंग टॉर्क। उसके बाद बात करते हैं उस टॉर्क की, जिस टॉर्क की वजह से ही हमारा जो निडल है वो कहीं बीच में रुक पाएगी। अदरवाइज इसमें थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो ये निडल जो है उठ के मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचनी चाहिए। ऐसा कुछ तो फोर्स लग रही होगी बीच में, जो इस निडल को बीच में यहाँ पे कहीं पर रोकने का काम कर रहा होगा। ठीक है, जो बीच में कहीं पर रोकने का काम कर रही है या फिर उसको एक वैल्यू पे तक पहुँचने के बाद उसको स्टडी कर रही है, उसको कहा जाएगा हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, ये तीनों टॉर्क जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। जितने भी हम जो है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं उसके अंदर इन तीनों टॉर्क का जो है जिक्र जरूर आता है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब मेरा लेक्चरर वाला इंटरव्यू हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क इन ए इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब उन्होंने ये भी पूछा कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में कितने नंबर ऑफ टॉर्क लगते हैं, उसमें से सीक्वेंस बताइए, पहले कौन सा लगेगा, उसके बाद कौन सा लगेगा और फिर लास्ट में कौन सा लगेगा। ठीक है, तीनों की मुझे वर्किंग एक्सप्लेन कीजिए।
ठीक है। तो ये चीज़ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेजरमेंट में आ रहा है तो मैक्सिमम जो है इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है, इसके बिना तो ऐसा होता है कि ये तो ज़रूर है। देखो अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है मैंने एक बार बता दिया है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में क्या है कि जब आपको निडल का मूवमेंट कराने के लिए जो उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है, निडल को मूव कराने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ रहा है, उसको कहा जाएगा उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है कि जो निडल है हमारी, उसका मूवमेंट एक बार आगे बढ़ गया, अब उसको 200, यहाँ पे मेरे 300 वोल्ट है, लेकिन हमने जो वोल्टेज दी है वो 230 वोल्ट दी है, तो इसको 230 वोल्ट पे जाकर रुक जाना चाहिए था, लेकिन 230 वोल्ट पे रुकता नहीं है। वो क्या करता है कि पहले निडल अगर चल रही है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि इफ ए बॉडी इन मोशन इट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, ठीक है। अगर ये चल रही है तो ये क्या करती है, 230 से आगे निकल जाती है, उसको वो फिर इसके पीछे एक कंट्रोलिंग टॉर्क लग रही होगी, वो उसको वापस खींच के लाएगी। वो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगी, उसको 230 से वापस खींच लाएगी। उसके बाद ये फिर 210 पे आ गई, फिर ये आगे जाएगी, इसका टू एंड फ्रो मोशन चलता रहेगा। और फिर जब तक ये 230 पे आके आराम से स्टेबल ना हो जाए, आप कभी देखना किसी भी निडल के मूवमेंट को, जब भी कोई आप सप्लाई ऑन करेंगे तो वो एकदम से जाके रुकती नहीं है, उसका जो है बैक एंड फोर्थ मोशन होता रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क का काम है उस निडल को किसी एक पोजीशन तक रोक के रखना। उसके बाद जब इसमें सप्लाई नहीं देंगे, अगर इसकी सप्लाई हटा दी जाए, तो जब सप्लाई इसमें नहीं देंगे तो फिर से इस निडल को जीरो पोजीशन पे लेके आना, क्योंकि अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगी तो फिर उसको वापस कौन खींचेगा, ऐसा तो है नहीं। तो हम कंट्रोलिंग टॉर्क जो लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं कि वो नॉन इलेक्ट्रिकल लगाएं, क्योंकि देखो डिफ्लेक्शन के लिए तो मुझे करंट जरूरी है, बिना करंट के तो डिफ्लेक्शन होगा नहीं। लेकिन अगर सप्लाई चली जाएगी तब तो मैं चाहता हूँ ना कि मेरी निडल अपने आप ही जीरो पे आ जाए। अपने आप इसको जीरो पे आने के लिए मुझे कुछ ऐसा कंट्रोलिंग टॉर्क लगानी पड़ेगी जो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड ना करती हो। जैसे हमारी स्प्रिंग, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी इसके साथ, ठीक है। अब जैसे ही इसमें करंट आएगा, ये इसको आगे की तरफ धकेल, इसका करंट इसको आगे की तरफ डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उस निडल को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। जहाँ पे दोनों बैलेंस कर जाएंगे, सुई हमारी वहीं पर रुकी रहेगी, ठीक है। जो इसकी निडल है मीटर की, वो हमारी निडल उसकी वहीं पर रुकी रहेगी। जैसे ही सप्लाई जाएगी, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो जीरो हो गया, तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा, उसको वापस खींच लेगा। इस तरीके से काम करते हैं हमारे तीनों टॉर्क किसी भी इंडिकेटिंग टाइप मीटर के अंदर, ठीक है। अब जो हमारे डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसमें करंट जाएगा सीधा सीधा और वो जो है मूवमेंट हो जाएगा। डैम्पिंग के लिए हम जो है 3 तरीके हैं हमारे नॉर्मली जो हम यूज करते हैं। एक बार डैम्पिंग टॉर्क को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, डैम्पिंग को और कंट्रोलिंग टॉर्क को। डिफ्लेक्शन टॉर्क का तो सिंपल सा पता ही है कि उसमें करंट जाएगा हमारा और मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसका डायग्राम हम बना के देखें एक बार, तो मैं देखो इसको एक आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ गैल्वेनोमीटर का, उससे शायद थोड़ा सा और आइडिया हो जाए आपको कि उसके अंदर क्या चल रहा है। देखो एक उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर का डायग्राम है ये, ठीक है। एक उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है, सिलिकॉन स्टील का भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है। हालांकि इसमें जो इतनी ज़्यादा हाई करंट कभी फ्लो नहीं करती है, तो हम सॉफ्ट आयरन मटेरियल का भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके चारों तरफ जो है वाइंडिंग माउंट की जाती है, ठीक है। ये इसके ऊपर वाइंडिंग डाली गई है, ये आ गई वाइंडिंग। जो हम सप्लाई देंगे मीटर को, वो हम इन 2 टर्मिनल पे देंगे, ठीक है। अब ये जो मेरा आयरन कोर है, इससे मेरा एक जो है स्पिंडल कनेक्टेड रहेगा। ये बने होते हैं फॉस्फर ब्रोंज के, इसको इस चीज़ को याद रखिएगा। ये किसके बने हुए होते हैं, ये बने होते हैं फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप, ये वाला मटेरियल, ये जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फॉस्फर ब्रोंज का क्यों बना हुआ होता है, क्योंकि देखो फॉस्फर, हम ये चाहते हैं कि एक बार इसका मोमेंट हो जाए, ये ट्विस्ट हो जाए, उसके बाद से फिर से वापस अपनी ही पोजीशन में आ जाए। हमें इस टाइप का मटेरियल चाहिए कि उसकी जो रिपीटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। अब अगर बात की जाए फॉस्फर ब्रोंज की, तो फॉस्फर ब्रोंज की रिपीटेबिलिटी हमारी बहुत बढ़िया है, तो हम जो है फॉस्फर ब्रोंज ही यूज करते हैं इसके
शाफ्ट के स्पिंडल में। ठीक है, इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल से कनेक्टेड है डायरेक्टली, और इसका इलेक्ट्रिसिटी से अपना कुछ लेना देना नहीं है। ये तो एक तरीके से सपोर्ट है। ठीक है, ये हो गया इसका कनेक्शन। उसके बाद इसी पॉइंट से ये जो इसका मोमेंट है, इसी पॉइंट से हमने जो है एक नीडल कनेक्ट की हुई है। ये मेरी नीडल है जिससे मेरा जो है मूवमेंट हो रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, जो मीटर के ऊपर का मूवमेंट है वो इसके ऊपर हो रहा है। ये वाला सब चीज़ जितनी भी हो रही है ये निडल के नीचे लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद निडल की पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए इसमें लगी हुई है हेयर स्प्रिंग। आप अगर ध्यान से देखें तो एक निडल जहाँ पे हमारी ख़त्म होती है उसके जस्ट नीचे एक ब्लैक कलर का डॉट लगा हुआ होता है। ठीक है, प्लास्टिक का। और उससे क्या होता है कि हम जो है निडल की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। निडल का जो जीरो पे अगर रेस्ट पोजीशन में जीरो पे नहीं आ रही है तो निडल का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उस एडजस्टमेंट के लिए हेयर स्प्रिंग लगी होती है, इसमें एक टॉर्सन हेड लगा हुआ होता है। इस पॉइंट को टॉर्सन हेड बोलते हैं। इसको मैं जो है यहाँ से रोटेट करके ऐसे मैं इसको यहाँ से इसको हल्का थोड़ा बहुत मूवमेंट करने से क्या होगा, ये हेयर स्प्रिंग स्पिंडल का मूवमेंट करा देगा, और इससे क्या होगा हमारी जो निडल है वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट बना दिया लेकिन स्टार्टिंग में ही उसकी करंट जो है मान लिया 0.5 एम्पियर दिखा रहा है, या फिर वो जीरो से ही नीचे जा रही है, वो स्टार्टिंग में ही जीरो से नीचे जा रही है निडल हमारी, या फिर यहाँ तक दिखा रही है। तो उसको जीरो पोजीशन पे एडजस्ट करने के लिए हम जो है हेयर स्प्रिंग इसके अंदर लगाते हैं और इसके साथ एक टॉर्सन हेड कनेक्ट करते हैं। ये वाले जो स्ट्रिप लगी हुई है, ये बनी हुई है हमारी किसकी, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की। इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है। जो हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हम यहाँ से दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से दे रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, फैराडे लेफ्ट हैंड रूल समझ लो या राइट हैंड रूल समझ लो। कहना एक ही है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमारे पास करंट है, तो उस इंस्ट्रूमेंट में फोर्स अपने आप से मिलेगी हमें। ठीक है, तो हमारे पास हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो हमें क्या मिलेगा, इसमें फोर्स मिलेगी। वो फोर्स क्या करेगी, उस मीटर को मूव कराने का हमारा काम करेगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा एक गैल्वेनोमीटर या इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ समझ में आती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, अब जो इसके टाइप्स हैं किसके, हमारे एक तो डैम्पिंग टॉर्क के टाइप हैं। डैम्पिंग टॉर्क के क्या टाइप है, एक तो हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। दूसरा क्या है हमारा, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। और तीसरा है हमारा एडी करंट डैम्पिंग। इसके बारे में स्टडी करेंगे, इन तीनों के बारे में, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्पिंग है। इसके बाद जो कंट्रोलिंग है हमारी, कंट्रोलिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए कंट्रोलिंग हमारी दो तरीके से हो सकती है। पहली है हमारी स्प्रिंग कंट्रोल, जो कि हम मैक्सिमम जगह पे यूज भी करते हैं, SPRING स्प्रिंग कंट्रोल। दूसरा है हमारा ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये दो कंट्रोल जो हमारे टॉर्क लग रहे हैं उनके टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं। अभी तक ये जो आपका गैल्वेनोमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में, या फिर जो टॉर्क इस मशीन में लग रहे हैं उसके बारे में अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक।